मंदिर बना मंडल। और अगर मंडल की लड़ाई कायदे से लड़ ली गई, पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए, दक्षिण और उत्तर को जोड़ते हुए, प्रोग्रेसिव अगड़े के साथ पीडीए को जोड़ते हुए, वंचित शोषित एकजुटता के साथ जोड़ते हुए मंडल की लड़ाई सामने आ गई तो मंदिर की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। वंचित शोषित कमेरा लोगों को न्याय दिलाना उनके एजेंडे में। राहुल गांधी के भाषण आप सुनिए, राहुल गांधी के भाषण से आपको पता चलेगा कि एक नया नेता कैसे बन रहा है। वो जैसे अखिलेश यादव के भाषण उसमें चर्चा कम होती क्योंकि क्षेत्रीय दल है। नमस्कार, आज 27 नवंबर है और आज के दिन गुरु नानक जी को याद करने का दिन है। भक्ति आंदोलन इस देश में जब चला तो भक्ति आंदोलन में एक बड़ी परंपरा इस बात की रही कि कैसे इस देश समाज को बेहतर बनाया जाए, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाए और कैसे इसको एक बेहतर दुनिया बनाई जाए। गुरु नानक हिंदू के गुरु थे तो मुसलमान के पीर थे। हाथ पसारे सम्राटों ने ऐसे धनी फकीर थे। गुरु नानक ने लिखा भी है कि आर पार हो गए हृदय के सदगुरु सांचा तीर थे। गुरु नानक हिंदू के गुरु थे, मुसलमान के पीर थे। बहुत शानदार शख्सियत। मानव मानव अलग नहीं है, जनक सभी का एक है, उसके नाम मात्र पर लड़ना धर्म नहीं है विवेक है। तो इस तरह से बहुत शानदार काम गुरु नानक ने किया, उन्हें याद करते हुए। और दूसरा दिन 27 नवंबर को आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री, समाजवादी आंदोलन के एक विचारक नेता, सामाजिक न्याय की आवाज, वंचितों शोषितों के हक हुकूक के लिए काम करने वाले वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह का स्मृति दिवस है। तो आज के दिन, आज की वीडियो जो आपसे साझा हो रही है, इस पर हम एक विश्वनाथ प्रताप सिंह की स्टैचू लगाई गई है तमिलनाडु में, जहां डीएमके की सरकार है और डीएमके के वहां पर स्टैचू लगाई है विश्वनाथ प्रताप सिंह की। इस स्टैचू के लगने के क्या निहितार्थ हैं, क्यों स्टैचू लगाई गई तमिलनाडु में, और कौन था इस आयोजन का विशिष्ट अतिथि। दक्षिण भारत के एक दक्षिणी कोने में उत्तर भारत के पैदा हुए एक ऐसे नेता की तस्वीर, आदमकद प्रतिमा, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में लगाई गई और उत्तर भारत से एक नेता को उसका विशिष्ट अतिथि बनाया गया। इसके क्या राजनीतिक नेतार्थ हैं, इसके क्या सामाजिक और सांस्कृतिक नेतार्थ हैं, और कैसे यह भारत की राजनीति से जुड़ा हुआ एक बेहद जरूरी विषय है, आज के वीडियो में इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आप सभी 4 पीएम के दर्शकों का आपके चैनल पर। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपसे आज की बातचीत लेकर हाजिर हूं। आज 27 नवंबर, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद करने का दिन। और विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे नेता जिनको लेकर के बड़ा दिलचस्प किस्सा है। थोड़ी सी किस्से के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके उस इतिहास को याद करते हुए बताऊंगा जिस इतिहास के कारण यह तमिलनाडु में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। प्रतिमा यूं ही नहीं किसी की लग जाती। वैसे तो भाई देखिए, अगर कोई बेटा सरकार में आ जाए तो बाप की फोटो तस्वीर हर जगह लगा देगा, लेकिन कोई दूर का व्यक्ति, कोई अलग व्यक्ति, कोई पुराने व्यक्ति को याद कर रहा हो तो इसका मतलब वो अपने विचार को याद कर रहा होता है। क्या था विश्वनाथ प्रताप सिंह का विचार, क्यों तमिलनाडु में ये मूर्ति लगाई गई, इसको यहां से आप समझने की कोशिश करिए। आइए इतिहास के पन्नों की सैर करते हैं। बात है 1990 की। केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें राजा मांडा कहा जाता था। प्रतापगढ़ इलाहाबाद के आसपास के राजघराने के सदस्य, एक ऐसे नेता जिनकी अपनी इतिहास, अपनी परंपरा, बेहद शानदार परंपरा, इतिहास की परंपरा। और राजा मांडा राजीव गांधी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता थे। इस बात की आलोचना के शिकार भी हो चुके कि जब इमरजेंसी लगाई गई
तो इमरजेंसी के समय बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस के विरोध में खड़े होकर के अपनी बात कही, लेकिन राजा मांडा नहीं गए विरोध में, साथ रहे कांग्रेस के बड़े नेता रहे। और कांग्रेस में जो समाजवादी खेमे के विचारक लोग हैं, जो लेफ्ट टू सेंटर हैं, उस खेमे के विश्वनाथ प्रताप सिंह, समाजवादी ख्याल विचार के कांग्रेस के नेता, 87-88 तक जाते आते वो एक डायरी लेकर के पूरे प्रदेश में विद्रोही की तरह से निकल पड़े, जब वो देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। घोटाले की बात उजागर की, अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे, सड़क पर उतर गए, विद्रोह करने लगे। फिर अलग से एक राजनीतिक धुरी के केंद्र बने, जनता दल परिवार के सदस्य बने, जनता परिवार के साथ आए, कांग्रेस के विरोध में राजनीति की और एक लाल डायरी लेकर के पूरे देश में घूमते रहे। लोकप्रिय इतना हुए कि देश में एक नारा गूंजने लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और वो कहते थे कि इस मुल्क की पूंजी, इस मुल्क का पैसा गरीब कमजोर मजलूम का पैसा है, इसे लूटना गलत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे और एक ऐतिहासिक पुरुष बन करके पूरे देश में छा गए। इतने लोकप्रिय हुए। कांग्रेस चुनाव हारती है, संयुक्त मोर्चा का एक गठन होता है, राष्ट्रीय गठन, जिसमें जनता परिवार के तमाम लोग शामिल होते हैं। निर्णय लिया जाता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह शपथ लेते हैं, शानदार तरीके से काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जनता परिवार के कई नेताओं के आंतरिक कलह और उस कलह के बीच में एक ऐसा दौर कि वो आंतरिक कलह बढ़ती चली जाती है, सरकार गिरने को होती है। और राजनीतिक गलियारों में एक लाइन में कहा जाता है कि अपनी सरकार बचाने के लिए, क्योंकि 9 अगस्त को शायद ताऊ देवीलाल, जो जनता परिवार के ही सदस्य थे लेकिन हरियाणा के बड़े नेता हुआ करते थे, वे अपने पुत्र ओम प्रकाश चौटाला, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ओम प्रकाश चौटाला के शिक्षा घोटाले को लेकर के जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कार्रवाई कर दी, उनसे इस्तीफा ले लिया, तो इससे नाराज हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार में ये लोग बड़े नाम थे। तो उन्होंने किसानों की रैली बुला दी और कहा ही जा रहा है कि उस रैली से घबरा कर सरकार गिरने से बचाने के लिए, उन्होंने अपनी कुर्सी को पाने के लिए, इतिहास में अमर हो जाने के लिए एक ऐसा पिटारा खोल दिया, एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, जिसको राजीव गांधी कहते थे कि वह कीड़ों भरा डिब्बा है, इंसेक्ट्स, अ बॉक्स ऑफ इंसेक्ट्स। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू कर दी। 6 अगस्त 1990, 7 अगस्त 1990 को नोटिफिकेशन, 9 अगस्त 1990 को अध्यादेश, 13 अगस्त 1990 को लागू, 15 अगस्त 1990 को लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर इस बात की गूंज कि मैंने राजनीति के व्याकरण को बदल दिया है। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी जो ओबीसी समुदाय की है, उसके नौजवानों को उनका हक मिलने के लिए हमने मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू कर दी। नौकरियों में और शिक्षा में 27% आरक्षण ओबीसी समुदाय को मिलेगा। तो कल तक जो था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, तो बड़े अच्छे नेता थे। लेकिन जिस संयुक्त मोर्चा की गठबंधन की सरकार बनने के पहले चुनावी घोषणा पत्र में एकदम साफ लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। इस देश में 1983-84 से लगातार आंदोलन चल रहे थे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, ये लोग 90 के आसपास दबाव बना रहे थे, लेकिन 84, 85, 86, 87 से दबाव बनाने का काम दक्षिण के करुणानिधि, जो एमके स्टालिन आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी करुणानिधि 83 में दिल्ली में आंदोलन करते हैं। इंदिरा गांधी उस समय 1983 में प्राइम मिनिस्टर होती हैं और वो दिल्ली में बैठ करके अनशन करते हैं कि मंडल की सिफारिशें लागू करो, और मंडल आंदोलन की सिफारिश लागू करने का आंदोलन। और आज स्टालिन, जो उन्हीं की परंपरा से हैं, उन्होंने तमिलनाडु में वीपी सिंह की एक प्रतिमा लगाई आदमकद। तो इसका थोड़ा सा इतिहास समझने के लिए आइए। और मान्यवर कांशी राम, जिन्होंने 600 से ज्यादा रैलियां की मंडल कमीशन लागू करने के लिए, कि भाई इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और इस देश के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। तो यह हक देने का काम कोई अचानक कुर्सी बचाने के लिए नहीं किया गया। 2 प्रमाण इसके दूंगा।
पहला प्रमाण यह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस मोर्चे की सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके तरफ से उसके चुनावी घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि हमारी सरकार बनेगी तो मंडल कमीशन लागू करेंगे, और उसके लिए एक आंदोलन ऑलरेडी चल रहा था। तो वो कमीशन लागू किया। और दूसरी बात, दो बार ऐसे मौके आए 1996 में, 1997 में, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास इस पूरे जनता दल परिवार के लोग गए और उन्होंने कहा कि एक गठबंधन की सरकार बननी है, आप बहुत अच्छा काम किए, आप प्रधानमंत्री बनिए। दोनों बार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया। अगर कुर्सी की लालच में और अमर होने के लिए उन्होंने यह काम किया, तो प्रधानमंत्री पद बनने का मौका फिर से आया था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद क्यों नहीं स्वीकार किया? पॉइंट नंबर 2, कि जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया तो उनका तो पूरे देश में विरोध हो गया। राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। वही अपर कास्ट के लोग, वही पूरे देश के लोग जो भ्रष्टाचार विरोधी होने पर राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है कह रहे थे, गालियां भद्दी भद्दी लिखने लगे। और एक ख्याल रखिएगा, अपर कास्ट के थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजपूत समाज से आते थे, ठाकुर थे, लेकिन न्यायपरक थे, समाजवादी विचार के थे, संविधानवादी थे, मनुष्य को मनुष्य के बराबर रखने और उनके हक अधिकार दिलाने के पैरोकार थे। तो गालियां खाने के लिए इस देश में बदनाम हो गए। तो कोई अमर होने के लिए ऐसा काम थोड़े करेगा जिससे गाली खाई जाए। जिस दिन कोई मरता है उस दिन गाली नहीं दी जाती। और इस देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह और अर्जुन सिंह को अपर कास्ट होने के बाद भी केवल इसलिए गाली दी कि एक ने मंडल पार्ट 1 लागू किया, एक ने मंडल पार्ट 2 लागू किया। ये इस देश की बनावट है। साफ समझिएगा, इसको परिदृश्य को समझिएगा। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे नेता जिन्होंने शानदार काम की, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी देना, प्रॉफेट मोहम्मद की जयंती पर छुट्टी देना, सेकुलर डेमोक्रेटिक, लाल किले की प्राचीर से देश की नब्ज को संबोधित करते हैं, शानदार तरीके से काम करते हैं। और जब वो देश को एक ऐसे व्याकरण की तरफ ले जाते हैं जो कि वंचित शोषित कमेरा लोगों को उनका हक अधिकार मिले, तो वो गाली खाते हैं। और फिर भी कभी माफी नहीं मांगी कि हमसे गलती हुई। पूरे जीवन 2005 या 6 में उनका निधन हुआ। सक्रिय रहे, बाद के दिनों में थोड़े बीमार भी रहे, लेकिन सक्रिय रहे, जीवन भर इस बात का कभी एक लाइन में अफसोस नहीं किया कि मंडल रिपोर्ट करके लागू करके हमने कोई गलती की थी। वो अपने कदम पर अडिग रहे। इंटरव्यू में बोलते हैं कि इस देश की आधी से ज्यादा आबादी के नौजवानों को अगर मौका नहीं मिल रहा तो देश किसका है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह वैचारिक प्रतिबद्धता के एक नेता थे। तो आज उस वैचारिक प्रतिबद्धता पर पेरियार की जमीन पर खड़े होने वाले दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्टालिन ने एक आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन कराया। तो उद्घाटन कराने में विश्वनाथ प्रताप सिंह की पत्नी, उनको आमंत्रित किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह के दोनों बेटों को आमंत्रित किया, और इस कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि बनाया उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अब यहां से वो बात जो जो आज के विश्लेषण में मुझे कहनी थी, इसके राजनीतिक नेतार्थ क्या है, क्या इससे 24 का समीकरण सधेगा। तो एक तो ये बात कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति जब दक्षिण भारत में लगाई जा रही है, तो उत्तर और दक्षिण के बीच जो लगातार एक सांस्कृतिक खाई सी बनी गई थी, उत्तर वाले हिंदी थोपने गए तो दक्षिण वालों ने विरोध किया। पेरियार उत्तर भारत की थोपे जाने का विरोध करते थे, लेकिन पेरियार सामाजिक न्याय के विचारक के नाते सबको बराबरी का हक देने के हिमायती थे। और पेरियार की जमीन पर खड़े होकर स्टालिन आरएसएस और बीजेपी के सामने एक चट्टान की तरह आइडियोलॉजिकल जमीन पर खड़े होकर एक चैलेंज बने हुए हैं। और वह स्टालिन दक्षिण भारत के अपने राज्य में उत्तर भारत में पैदा होने वाले एक नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह की मूर्ति दक्षिण भारत में लगाते हैं, और उस मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को स्पेशल गेस्ट बनाते हैं, विशिष्ट अतिथि। अब इससे समझिए उत्तर प्रदेश की राजनीति। स्टालिन वह व्यक्ति हैं जो अपने राज्य में सीधे गजब की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो नीट में ओबीसी रिजर्वेशन की लड़ाई स्टालिन लड़ते हैं। अपने राज्य में पुजारियों का भी एग्जाम होगा और हर जाति के लोग पुजारी बनेंगे, वो काम स्टालिन करते हैं।
नेशनल फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस बना करके देश भर के बड़े विपक्षी दल के नेताओं को एक मंच पर जुटाकर संविधान को बचाने और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग करने वाला दो दो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। स्टालिन स्टालिन को हिंदी नहीं आती, नहीं तो अब तक वो पूरे देश में एक बड़ा नेता के रूप से जाहिर हो जाते। थोड़ा अंग्रेजी भी अगर मिली जुली बात थी, वो अपनी तमिल में बोलते हैं। तो स्टालिन जब अपने राज्य में वीपी सिंह की प्रतिमा लगा रहे हैं, तो कल्पना करिए वो आरएसएस के सामने कितनी बड़ी चुनौती आरएसएस और बीजेपी के सामने पेश करना चाह रहे हैं। और ये स्टालिन की चुनौती है। और स्टालिन ने यह काम करके एक पैगाम दिया है दक्षिणपंथी राजनीति को, क्योंकि दक्षिण भारत में आप पूरा गौर करिए, बीजेपी कहीं है ही नहीं। ले देकर के कर्नाटक में थी और पिछली बार कांग्रेस ने कर्नाटक में उन्हें हरा दिया। अब कहीं वो है ही नहीं। तेलंगाना में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि तीसरे पायदान पर भी रह पाएंगे या और नीचे नीचे चले जाएंगे, इसको लेकर के कयास हो रहा है। इससे एक पॉलिटिकल मैसेज यूनिटी का स्टालिन देना चाह रहे हैं, और वो यूनिटी का मैसेज कल्चरल और आइडियोलॉजिकल है। जो इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं स्टालिन भी, इंडिया अलायंस के पार्ट हैं अखिलेश यादव भी। तमाम खटपट के बाद भी जो मध्य प्रदेश वाला पूरा प्रकरण आया था, जिसमें कमलनाथ और अजय राय, ये दो व्यक्ति हैं, कमलनाथ और अजय राय, इन दोनों के चलते अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच एक खटपट सामने आ गई थी। बाद में शांत हो गई लगभग। चुनाव है तो भाई चुनाव चुनाव की तरह होगा। लेकिन उस खटपट के बाद भी लगातार हर तरफ से ये बयान आया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हम सब एक हैं, हम एक परिवार हैं। और इसके नाते स्टालिन का अखिलेश यादव को अपने यहां स्पेशल गेस्ट बनाना, चीफ गेस्ट बनाकर बुलाना, ये तो संकेत ये दे रहा है कि एक ऐसी वैचारिक एकता बन रही है जो पेरियार और लोहिया को जोड़ रही है, जो अंबेडकर, पेरियार, लोहिया तीनों को जोड़ रही है, और जिसकी बात उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति के तहत कर रहे हैं। ये पहला फॉर्मेशन है अखिलेश यादव का। इस देश में राहुल गांधी के फॉर्मेशन पर तो खुलकर बात हो रही है, विपक्ष की नेता वो भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव के फॉर्मेशन पर बात नहीं होती। आप पिछले 4 साल 3 साल के अखिलेश यादव को, 4 साल पहले वाले अखिलेश यादव को देखिए, अब के अखिलेश यादव को देखिए, आपको एक बदलाव नजर आएगा। अखिलेश यादव अपने बयानों में पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। एक इंटरव्यू में उन्होंने अगड़ा भी कह दिया था, लेकिन उसका विमर्श देते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रोग्रेसिव अगड़े हैं, जो समाजवादी अगड़े हैं, वो तो हमारे साथ हैं ही। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे अगड़े हैं, वो समाजवादी विचारक हैं, वो हमारे नेता हैं। जैसे राम मनोहर लोहिया अगड़े हैं, फिर भी हमारे नेता हैं क्योंकि विचारक हैं, वो समाजवादी अगड़े हैं, सामाजिक न्यायवादी अगड़े हैं। अब जैसे जाति व्यवस्था के नाम पर सारे ब्राह्मण बुरे हों, ऐसा कभी नहीं होता भाई। जिसके दिल में संविधान है, इंसानियत है, वो अलग होता है। ऐसे जाति से कोई विचार तय नहीं होता। अगर आप ओबीसी होकर के, दलित होकर के बीजेपी की गोद में बैठे हैं, आप रामदास अठावले बने हैं, आप जो है तमाम वो लोग बने हुए हैं, हुकुम देव नारायण यादव, तो आपको कोई, आपका वैचारिक समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे ही जो अगड़ी जाति में होकर के इंसानियत और संविधान की पैरोकारी करता है, वो असल में आइडिया ऑफ इंडिया का पैरोकार है। विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके चेहरे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह न्याय, समता, बंधुता के चेहरा है। और इसीलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की जाति के लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह को गाली देते हैं, और उनकी जाति के न होकर के भी विचारधारा के नाम पर स्टालिन और अखिलेश यादव आज उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो है जो बीजेपी को बेचैन कर सकता है, और जो बीजेपी के सामने एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज है। ओबीसी, एससी, एसटी, वंचित, शोषित, किसान, मजदूर, कमेरा को एकजुट करना। और यहां से अगर बीजेपी के 35-36% वोट शेयर में से अगर 5% का भी डेंट लग के नीचे आ गया, तो बीजेपी घट करके 30% पर आ जाएगी, और विपक्षी दलों का गठबंधन घटकर बढ़ करके 35 से 40 पहुंच जाएगा। तो दिल्ली की सरकार बदल जाएगी कि नहीं? विश्वनाथ प्रताप सिंह वो कड़ी बनने वाले हैं।
विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ करके एक पॉलिटिकल, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल चैलेंज बनने का एक इवेंट बने हुए हैं आज की तारीख में। और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये काम तो होना चाहिए था खासकर उत्तर भारत में। विश्वनाथ प्रताप सिंह को सोचिए ना, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, वीपी सिंह, एक अपर कास्ट को याद करें। ये है भारत, ये है आइडिया ऑफ इंडिया। यहां है लोहिया, मानवर कांशीराम, यहां है विश्वनाथ प्रताप सिंह और यहां है गांधी। एक भारत, कैसे अच्छा भारत बनता है। तो अखिलेश यादव का स्टालिन के कार्यक्रम में शामिल होकर के एक नए ढंग का समीकरण बन रहा है, जो कांग्रेस के ऊपर भी ये दबाव डालेगा कि भाई देखो सुनो, अब बात जो हो रही है जाति जनगणना की, अब बात जो हो रही है सोशल जस्टिस की, अब ये कोर एजेंडा होना चाहिए 2024 में। और अगर अब ये सोशल जस्टिस का, सोशलिज्म का एजेंडा कोर एजेंडा हो गया, सोशल जस्टिस का एजेंडा इंडिया अलायंस का, जो कि बन रहा है कमोबेश, जाति जनगणना उनके एजेंडे में है, इंडिया अलायंस के। वंचित शोषित कमेरा लोगों को न्याय दिलाना उनके एजेंडे में। राहुल गांधी के भाषण आप सुनिए, राहुल गांधी के भाषण से आपको पता चलेगा कि एक नया नेता कैसे बन रहा है। वो जैसे अखिलेश यादव के भाषण को सुनिए, उसमें चर्चा कम होती क्योंकि क्षेत्रीय दल है। स्टालिन के ऊपर चर्चा कम होती, स्टालिन क्या शानदार काम कर रहा है अपने अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में मिड डे मील का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो हैप्पीनेस इंडेक्स से लेकर के बेसिक इश्यूज हैं तमिलनाडु के, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसको तमिलनाडु पर क्यों चर्चा होगी? क्योंकि वो क्षेत्रीय दल है, उनको हाशिए पर ढकेलना है। यहां से एक जो नया समीकरण बन रहा है, मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी चाहेगी कि मंदिर के इर्द गिर्द पूरी राजनीति 2024 के चुनाव के आसपास रहे। और आज की तस्वीर कह रही है कि मंडल की राजनीति के इर्द गिर्द 2024 की बिसात बिछ रही है। तो मंदिर बना मंडल, और अगर मंडल की लड़ाई कायदे से लड़ ली गई, पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए, दक्षिण और उत्तर को जोड़ते हुए, प्रोग्रेसिव अगड़े के साथ पीडीए को जोड़ते हुए, वंचित शोषित एकजुटता के साथ जोड़ते हुए मंडल की लड़ाई अगर सामने आ गई तो मंदिर की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। और आज का दिन इस लिहाज से एक पॉलिटिकली बड़ा दिन है, एक मैसेज देने वाला दिन है। जब स्टालिन ने तमिलनाडु में वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण किया है, अखिलेश यादव को चीफ गेस्ट बनाया है। बीजेपी इस रणनीति से नींद नहीं आएगी उसे, ये मेरा मानना है, क्लियर मानना है। हिंदू मुस्लिम करना आसान होता है, वीपी सिंह के खिलाफ बोलना, मंडल के खिलाफ बोलना बीजेपी की सियासी बिसात में नहीं है। और उत्तर प्रदेश पर इसका असर आने वाले चुनाव में पक्का देखने को मिलेगा, इसका मेरा मानना है। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 4 पीएम के दर्शकों, आपसे विश्लेषण का साथ बना रहेगा, मगर आपके सुझाव हमें मिलने चाहिए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए 4 पीएम। बहुत बहुत धन्यवाद।